मैं चाहेंगे मनोज कुमार पासी सर आए, अपनी बात रखें। मनोज कुमार पासी सर। सर्वप्रथम हमारे मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे समस्त संत गुरु महापुरुषों को मैं नमन करता हूं। इस मध्यांचल जोन स्तरीय परिवर्तन यात्रा में चल रहे सभी साथी एवं जो भी हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग साथ सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका हृदय से आभारी हूं। साथियों, पूरे देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई हमने पहली बार बहुजन मुक्ति पार्टी नहीं बनाया है। अनुसूचित जाति में भी पार्टियां हैं, पिछड़े वर्ग में भी पार्टियां हैं और धर्म परिवर्तित लोगों में भी पार्टियां हैं। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद भी बहुजन मुक्ति पार्टी क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? इसका मूल कारण है साथियों कि समाज के अंदर राजनीतिक चेतना और सामाजिक चेतना खत्म होती जा रही है और सामाजिक और राजनीतिक चेतना की जगह पे जातीय चेतना पैदा हो गई। जब हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, महामानव गौतम बुद्ध ने आंदोलन चलाया, तो बहुजन संकल्पना के आधार पे जब उन्होंने आंदोलन चलाया तो हमारे सम्राट, हमारे देश में सम्राट हुए और ऐसे सम्राट हुए कि सम्राट अशोक जब पैदा हुए और उनकी राज सत्ता आने के बाद दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, आज तक उनसे बड़ा सत्ता किसी के पास नहीं है, ये उदाहरण है। साथियों, उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुजन संकल्पना पे काम किया। उस संकल्पना की वजह से आज हमारे सामने भारतीय संविधान एक प्रतीक के रूप में है, एक हमारे सामने है, स्थापित है। और मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन संकल्पना पे काम किया। इसकी वजह से SC ST OBC माइनॉरिटी एक जगह आए, तो ये चार बार हम लोग सदन में चले गए। ये किसके कारण चले गए? ये बहुजन संकल्पना की वजह से चले गए। तो हमारे दुश्मन ने सोचा इस बहुजन संकल्पना को खत्म कैसे किया जाए, तो मान्यवर कांशीराम साहब ने समाज को एक बात बताई थी। उन्होंने ये कहा, ये बहुजन समाज है, गुड़ है। गुड़ तो समझ रहे हैं ना, गन्ने का जो गुड़ बनता है। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा ये बहुजन समाज गुड़ है, क्योंकि इसके पास 85 से 90% वोट है और इस वोट की लालच में अगर कीड़े मकोड़े आते हैं तो कीड़े मकोड़े कभी भी आएंगे गुड़ की सुरक्षा रक्षा करने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि गुड़ को चट करने जाएंगे, खत्म करने जाएंगे। तो आज अगर हम जिनके भरोसे पे बात कर रहे हैं मनुवादी लोगों को, उनको वोट की आवश्यकता थी, इसलिए बहुजन समाज के अंदर घुसपैठ किया और घुसपैठ करके विखंडित कर दिया। आज परिस्थिति और ज्यादा दयनीय हो गई। पूरे देश में विपक्ष खत्म हो गया, कहीं भी विपक्ष नहीं है। और विपक्ष नहीं है, मैं इसका उदाहरण से आपको सिद्ध कर देता हूं, क्योंकि आज अगर मैं सिद्ध नहीं करता हूं तो जाने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप कहोगे कि एक आदमी आया था, पता नहीं क्या बोला और चला गया। तो विपक्ष कैसे खत्म हो गया, मैं आपको एक बात बताता हूं। तो इस देश में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखा, तो भारतीय संविधान में उन्होंने लिखा कि राइट टू एजुकेशन। जिस दिन से संविधान लिख रहे हैं उस दिन से उन्होंने लिखा भारत के प्रत्येक नागरिक को पढ़ने का अधिकार होगा, और पढ़ने का ही अधिकार नहीं होगा, सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेने का अधिकार होगा, यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड होगी, ऐसा एजुकेशन आपको मिलेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा और लिखा राइट टू एजुकेशन में। हमारा मौलिक अधिकार है, हमें पढ़ना है भारत देश में। लेकिन आज क्या परिस्थिति हुई
हमारे समाज में 4-5 प्रकार का शिक्षा शुरू कर दिया दुश्मनों ने, मनुवादी लोगों ने, और कोई भी विपक्ष का नेता बोला तक नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ बैठे हुए लोग अपना आकलन करिएगा कि आप किस एजुकेशन को लेने लायक हैं। पहला एजुकेशन सिस्टम बनाया प्राइमरी एजुकेशन। तो ये गवर्नमेंट एजुकेशन है जहां प्राइवेट से ज्यादा सैलरी सरकारी नौकरी के लोगों को मिलती है। नौकरी में ज्यादा सैलरी प्राइमरी स्कूल में मिलती है, बजट प्राइमरी स्कूल में ज्यादा आता है, लेकिन पढ़ाई कहाँ ज्यादा होती है? प्राइवेट में। तो उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर 2 सेक्टरों में बांट दिया। पहला उन्होंने बनाया हिंदी मीडियम से आपको पढ़ाई होती है, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े तो पढ़े। पहले सरकारी स्कूल में कक्षा 6 से इंग्लिश शुरू की जाती थी, 5 तक पढ़ाई नहीं होती थी इंग्लिश में। और प्राइवेट में केजी में ही इंग्लिश शुरू हो जाती है। आप अगर कोई भी मेडिसिन खरीदने जाइए तो आपको काहे में मिलेगा? इंग्लिश में। तो ये आजाद भारत में इन्होंने किया और उन्होंने फिर प्लान बनाया और ज्यादा गहरा प्लान बनाया। तो प्राइमरी एजुकेशन में आप जाओगे, सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो साथियों 500 से लेके 5000 रुपए साल के लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। वहां आपको किताबें फ्री मिल जाएगी, ड्रेस फ्री मिलेगा, खिचड़ी भी फ्री मिलेगी, लेकिन शिक्षा फ्री नहीं, शिक्षा मिलेगा ही नहीं। ये अपने आप तो नहीं हुआ। इसी प्राइमरी स्कूल से पढ़ के हमारे लोग आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आईएफएस बन गए, आईआरएस बन गए, जजेस बन गए। तो और नहीं जानते हो तो आपको और मालूम हो जाएगा, इसी प्राइमरी एजुकेशन से माननीय के.आर. नारायणन साहब राष्ट्रपति भी बन गए और डीएससी की डिग्री लेने वाले दुनिया के सेकंड लेवल के विद्वान बन गए भारत में। दूसरे नंबर पे, पहले पे बाबा साहब अम्बेडकर, दूसरे पे के.आर. नारायणन। वो भी कहां से पढ़े? प्राइमरी स्कूल से पढ़े। अब उन्होंने प्लान बनाया कि प्राइमरी एजुकेशन को कैसे करप्ट किया जाए, खत्म किया जाए। तो जो स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर हैं उनको काम दिया जनगणना, बाल गणना, आर्थिक गणना, पशु गणना, नसबंदी का गणना, पोलियो ड्रॉप पिलाना और चुनाव के वोटर लिस्ट संशोधन करना और वोट दिलाना, वोट की काउंटिंग कराना। ये सारा का सारा काम कौन करता है? मास्टर करता है। इसका मतलब उसके पास समय अब नहीं रहा। तो सवाल ये पैदा होता है कि मनुवादी लोग हमारी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हमारे नेताओं को ये आवाज उठानी चाहिए थी कि ये गलत किया जा रहा है, लेकिन कोई भी भारत में, आजाद भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी ने इस मुद्दे को उठा रही है? नहीं उठाया। अगर नहीं उठा रहे हैं तो ऐसा आपको मानते हैं हमारे समाज को कि ये हमारे बंधुआ मजदूर हैं, हम जैसे ही आएंगे जाति के आधार पे वोट दे देंगे, हमें क्षेत्र के आधार पे वोट दे देंगे, इनके कल्याण करने की कोई जरूरत नहीं है। साथियों, निश्चित तौर पे अगर किसी को धोखा देना होता है, किसी को अगर बेवकूफ बनाना होता है, तो सबसे पहले उस समाज को अनपढ़, जाहिल और गंवार बनाना पड़ता है। तो अनपढ़, जाहिल, गंवार मनुवादी लोगों ने तो बनाया। तो हमारे समाज की जो राजनीतिक पार्टियां थी उनको आवाज उठाना चाहिए था, लेकिन वो भी आवाज नहीं उठाई। इससे यह पता चलता है उनका मौन समर्थन था, मौन समर्थन। दूसरी बात उन्होंने कहा एक इंग्लिश मीडियम की स्कूल होगी, उसमें 5000 से लेके 50,000 रुपए तक फीस होगी, मेंटेनेंस खर्च होगा। अब बैठे हुए लोग और मैं आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्या बनेंगे, उनकी क्या क्वालिटी निर्धारित होगी, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। और तीसरे नंबर पे टॉप 10 का विद्यालय है साथियों, उसमें 50,000 से लेके 5 लाख रुपए साल का खर्च होगा बच्चों के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर। उसके बाद जब डीपीएस में जाएंगे तो 5 लाख से लेके साथियों 20-25 लाख तक खर्च होगा।
और जब आप इंटरनेशनल विद्यालय में चले जाएंगे तो साथियों 20 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए एक साल का खर्च होगा। अब इसमें क्या होगा, जो खिचड़ी खाने वाले विद्यालय में हमारा आदमी बंधुआ मजदूर बनेगा, तो ज्यादातर हमारे समाज का आदमी क्या बनेगा, बंधुआ मजदूर बनेगा। दूसरे नंबर पे पढ़ने वाला आदमी ज्यादा से ज्यादा बाबू बनेगा या चपरासी बनेगा। चपरासी बनेगा बहुत बढ़ जाएगा तो बाबू बनेगा। तो उसमें 50,000 क्या हम साल का खर्च करने लायक हैं, चपरासी बनाने लायक अपने बच्चों को। अब जो उसके ऊपर वाले स्कूल में वो पीसीएस बन सकता है, एसएससी की डिग्री ले सकता है, वहां पढ़ने वाले आदमी साल के 5 लाख खर्च करेंगे। अब हमारा मजदूर वर्ग 5 लाख साल का एक बच्चे के ऊपर खर्च करने की औकात नहीं है। उसके ऊपर पढ़ने वाला आदमी साथियों तो आईएएस बनेगा, आईएफएस बनेगा, आईएफएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, तो इसमें साथियों 5 लाख से लेके 20 लाख खर्च करना पड़ेगा। अब आने वाले समय में एमबीबीएस बनेगा, एमएस बनेगा। तो ये पढ़ाई भी पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। और ये ऐसे कलम कसाई लोग हैं, ज्योतिबा राव फूले साहब कहते थे कि ये कलम कसाई लोग हैं, मनवादी लोग, आपका अधिकार कलम से ही काट देते हैं और तलवार चलाते नहीं हैं। और साथियों जो लास्ट हमने कहा इंटरनेशनल विद्यालय में पढ़ने के लिए, वो बड़े जजेस बनेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे राजदूत बनेंगे, दूतावास बनेंगे। तो साथियों उस लेवल की पढ़ाई के लिए साल में 1 करोड़ रुपया एक बच्चे के लिए चाहिए। 2 वक्त की जिसके परिवार में रोटी ना हो वो क्या पढ़ा सकता है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समस्या का समाधान कर दिया था। ये समस्या मनवादियों ने पुनर्जीवित कर दिया। दूसरी समस्या बाबा साहब ने खत्म कर दिया था, रोजगार दफ्तर बनवाया था। 8वीं पास आदमी जाके रजिस्ट्रेशन कराता था, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, इंटरमीडिएट है, मैट्रिक का व्यक्ति है, वो जाके रजिस्ट्रेशन करवाता था। रजिस्ट्रेशन करवाने की वजह से उसे अपने आप कॉल लेटर आता था नौकरी का। और हद तो अब हो गई है कि बैकवर्ड क्लास की वैकेंसी 14 पोस्ट निकली और 22 लाख लोगों ने भरा और 22 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया और हजारों करोड़ रुपया सरकार के अकाउंट में उल्टा चला गया। बेरोजगारी का मार सह रहे बच्चों से 500 साढ़े 500 की डीडी मांगी गई और जब वो दे दिए तो साथियों नौकरी के लालच में तो बेरोजगारों से भी सरकार ने हजारों करोड़ ले लिया। ये सरकार ने योजना बनाई और जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था फ्री ऑफ कास्ट एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। और एक वैकेंसी निकलती है, अभी सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसी निकली थी, एक बार तो हो गया था धांधे में, कोई जानता नहीं था। दोबारा वो प्रयास कर रहे हैं कि निकले तो पैसा ले लेके लोग बैठे हुए हैं। यानी कोई भी नौकरी निष्पक्ष नहीं हो रही है। अभी लोक सेवा संघ आयोग के ऊपर सीबीआई जांच चल रही है, आपको जानकारी होगी, सीबीआई जांच चल रही है। और सबसे बड़ी लोक सेवा संघ आयोग है, उसके ऊपर भी जांच कमेटी बैठाई गई। इसका मतलब अब भारत में जो परीक्षाएं हो रही है निष्पक्ष नहीं हो रही है, तो इसका मतलब नौकरी भी मिलने वाला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के समय में, उसके पहले आजादी से पहले ही सरदार पटेल जी हुआ करते थे, आप लोग जानते हैं, गृह मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, होम मिनिस्ट्री उनके पास थी। तो जब राजा ने, जम्मू कश्मीर के राजा ने कहा कि हम राज अपना शामिल नहीं करेंगे भारत देश में, तो उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि सुबह होते ही हमारी सेना पहुंच जाएगी और सारे लोगों का अगर नुकसान होगा तो आप जिम्मेदार होंगे। इसका मतलब प्राइवेट भी जमीनें जिसके पास थी उनको सरकारीकरण करने का काम कर रहे थे हमारे पुरखे, और बैंकों के, निजी बैंकों का सरकारीकरण हुआ और वर्तमान में सरकार ने सारे सरकारी विभाग का निजीकरण कर दिया।
उल्टा हो गया। और निजीकरण जब कर रहे थे तो मैं एक नाम और लेना चाहता हूं, आप लोगों को नहीं मालूम होगा तो गूगल पे सर्च करिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो माल ढुलाई विभाग पहले रेलवे का प्राइवेट किया, फिर सफाई विभाग प्राइवेट किया, उसके बाद 24 स्टेशन बेच दिए, उसके बाद प्लेन का अड्डा बेच दिया, चौधरी चरण सिंह को बेच दिया, उस हवाई अड्डे को बेच दिया लखनऊ के, अभी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेच दिया, शिवाजी महाराज के नाम से था, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, उसको बेच दिया अडानी को, इसको भी बेच दिया अडानी को। तो ये अडानी को बेच दिए, तो इसका मतलब जब सरकारी से ये निजीकरण में चला गया तो आज हमारी नौकरी का कोई परमानेंट व्यवस्था है? कुछ नहीं। और अभी आंदोलन चल रहा है, शिवाजी महाराज के नाम से जो टर्मिनल बना, इंटरनेशनल हवाई अड्डा, उस पर शिव सैनिक लोग और तमाम क्षेत्रीय लोगों ने अडानी के लगे हुए बोर्ड को तोड़ के फेंक दिया। आंदोलन चल रहा है। तो सारी नौकरी जहां परमानेंट होती, अब उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदल दिया। उसके बाद संविदा की नौकरी लाया, संविदा की नौकरी लाने के बाद अब उन्होंने क्या किया, आउट ऑफ सोर्सिंग कर दिया, डेली बेसिस पे काम करो। डेली बेसिस पे काम करने से क्या होता है, अस्थायित्व तो नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, आपके जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी ने कहा कि जिसे कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट दिया था, जिसको जानते हैं एम्बुलेंस 108, 112, उस एम्बुलेंस चालक और उसमें स्पेशल वैकेंसी निकाली थी, एक मेडिकल तत्कालीन ट्रीटमेंट के लिए एक पोस्ट निकाली थी, जो डायरेक्ट जो है ग्लूकोज लगाते थे मरीज को और ट्रीटमेंट करते हुए हॉस्पिटल तक जाते थे। उन्होंने उनको निकालने के लिए निर्णय लिया और वो अभी भी कुछ परसेंट लोग ज्वाइन कर लिए, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी एम्बुलेंस को क्या कर रहे हैं, रोक के हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हड़ताल पे बैठे हुए लोग हैं और उल्टा आदित्यनाथ योगी जी उर्फ अजय बिष्ट ये कह रहे हैं कि अगर एम्बुलेंस के अभाव में एक भी व्यक्ति मरा तो खैर नहीं होगी। किसको अल्टीमेटम दे रहे हैं, डीएम को, डीएम को अल्टीमेटम दे रहे हैं। खुद ही उनको निकाल रहे हो, खुद ही कह रहे हो कि नहीं नहीं हम मरीजों को बचाना चाहते हैं। तो अगर मरीजों को बचाना चाहते हो तो एम्बुलेंस चालक की ड्यूटी खत्म करके, अजीब बेवकूफी है। तो वो तो वही हो गया कि जिस पेड़ पे बैठे हैं डाली उसी तरफ की काट रहे हैं, जिस तरफ से डाली लगी हुई है पेड़ को। तो ये मूर्खों ने क्यों किया, मूर्ख नहीं है, इन्होंने सोचा राष्ट्र की संपत्ति अपनी पर्सनल संपत्ति बना लेंगे तो लोग नौकरी मांगने कहां जाएंगे, टाटा बिड़ला अंबानी कहां जाएंगे, बाटा कहां जाएंगे। जब हम चमड़े का उद्योग लगाते हैं तो हमें अपमानित किया जाता है कि ये इस जाति के हैं, चमड़े से काम करते हैं। जब वही बाटा कर देता है, बाटा बड़ी चमड़े की फैक्ट्री लगाता है तो उसे ये सरकार क्या करती है, गोल्ड मेडल देती है। अच्छा जूता बना रहे हो, हमारा आदमी जूता बनाता है तो उसको ये लगता है कि ये डायरेक्ट माल सप्लाई करेंगे तो पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आ जाएगा तो मान सम्मान स्वाभिमान से जिएंगे, उतार के जूता दो जूता लगा भी देंगे। पहले पुराने लोगों को आपको पता नहीं होगा, हो सकता है, तो नागरा कहते थे जूते को, चमड़े का इतना बड़ा बनता था ऐसे, तो नागरा कहते थे। तो जब मनुवादी लोगों का अत्याचार बढ़ा था तो हमारे पुरखों ने नागरे से पिटाई किया। तो नागरा बनाते थे तो पिटाई के भी काम आते थे। तो अब बाटा को तो दे रहे हो गोल्ड मेडल और इन्हें कह रहे छूने लायक नहीं, ये छूत है और बाटा आपका सछूत है, आपको उसको गोल्ड मेडल बांटोगे। ये योजना उन्होंने बना दिया। अब सारा सरकारी विभाग बेच के अब आपको अगर कोई कहा जाए कि मान लिया जाए इसमें से बैठे हुए किसी के पिताजी ने 10 बीघे जमीन आपको दे दे, बड़ी बिल्डिंग आपको दे दे, बड़ा व्यापार दे के और मर जाए, मरने के बाद अगर उसका इकलौता बेटा हो
और वो कहे कि पहले खेत को गिरवी रखे, मकान को गिरवी रखे और किराए पे 2 कमरा लेके शहर में चला जाए, उसके बाद कहे ये देखते नहीं मैं परिवार चला रहा हूं, मैं क्या चला रहा हूं, परिवार चला रहा हूं। उसके बाद खेत से बेच के बच्चों की शादी करे, फिर खेत बेच के 2 कमरा फिर शहर में बना ले और उसके बाद यहाँ का सारा व्यापार बेच दे। उसके बाद कहे कि मैं बड़ा रईस आदमी हूं, मैं बहुत लायक आदमी हूं, तो समाज उसको क्या कहेगा, महानालायक है, महाहरामखोर है। वैसे ही राष्ट्र की संपत्ति अगर योगी और मोदी बेच दे रहे हैं तो राष्ट्र के लिए क्या है, ये नालायक है कि लायक, नालायक है। तो ये नालायकों ने इस तरीके व्यवस्था किया और बहुत सारा झूठा प्रोपेगेंडा किया और विपक्ष खत्म हो गई। अभी कोई भी आवाज विपक्ष की आती होती नहीं है साथियों। इसलिए विपक्ष की भूमिका में कब आओगे, तो साथियों इसलिए हम लोगों ने सोचा कि झूठ के आधार पे बहुत सारी राजनीति हो चुकी। 15 लाख देने के लिए अकाउंट में कहा, 15 लाख दिया ही नहीं। नौकरी 2 करोड़ देने की बात कहा, नौकरी दिया ही नहीं। तो तमाम झूठे वादे इस देश में चल रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि अब हम जो राजनीति करना चाहते हैं, जाति के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे, धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे, क्षेत्र के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे, बल्कि मुद्दे के आधार पर राजनीति करेंगे कि हम करना क्या चाहते हैं। हमारे समाज में नेताओं से सवाल करना बंद हो गया है। नेता से सवाल नहीं पैदा करते। जब सवाल पैदा नहीं करते, आप अपनी समस्या को गहनता से रखते नहीं मजबूती से, तो आपके समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने निर्णय लिया, अभी हम जनरली पेपर में 29 मुद्दे लेके आपके हाथ में दे रहे, पढ़ना है आप। उसके बाद 3-4 महीने के बाद जब आएंगे तो स्टाम्प पेपर पर लिख के आएंगे कि हम करेंगे क्या। इससे क्या होगा, निश्चित तौर पे यहां सुन रहे लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करते होंगे, वोट करते होंगे। तो जब हम लोग स्टाम्प पेपर पर जो लिख रहे हैं, वो अपने अपने नेता से आप भी कहिए स्टाम्प पेपर पर लिखे। अगर स्टाम्प पेपर से नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब उनके अंदर चारित्रिक धोखेबाजी है, उनकी नियत साफ नहीं है। अगर स्टाम्प पेपर पर लिख देगा तो उसको फायदा हमारे समाज को क्या होगा। जैसे पहला मुद्दा हम लोगों ने रखा कि हम अगर सरकार बनाएंगे तो सबसे पहला काम करेंगे, जाति के आधार पर काउंटिंग कर लेंगे, कौन सी जाति की संख्या कितनी है, उसके पास साधन संसाधन कितना है, और ये सारा डाटा कलेक्ट करके 100% रिजर्वेशन लागू करेंगे। जाति के आधार पे 100%, सबके साथ न्याय हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने रखा कि ये भूमि की मर्यादा तय करेंगे। किसी किसी के पास एक कमरा बनाने के लिए जमीन नहीं है और किसी किसी के पास हजारों एकड़ पड़ी हुई है जमीन आज भी। तो साथियों भूमि की मर्यादा तय करेंगे कि इससे ज्यादा किसी के पास नहीं होना चाहिए और इससे कम भी किसी के पास नहीं होना चाहिए। जिसके पास ज्यादा होगा उससे लिया जाएगा और जो भूमिहीन होगा उसमें वितरित किया जाएगा। ये हम लोग स्टाम्प पेपर पे आपसे वादा करके जाएंगे। साथियों तीसरा मुद्दा हम लोगों ने बनाया कि हर परिवार में जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, बड़ा टैक्स पेयी नहीं है, उसको हम लोग अगर सरकार में आते हैं एक परिवार में 18,000 रुपए महीने देने का काम करेंगे। क्योंकि भारत की सर्वोच्च न्यायालय भी ऐसा मानती है कि सम्मानी जीवन निर्वाह निधि मिलनी चाहिए लोगों को, जिससे उसकी जीविका चले, 2 वक्त की रोटी मान सम्मान से मिले। साथियों अभी मान सम्मान से रोटी नहीं मिल रही है। उसका कारण है साथियों हमारे समाज में ज्यादातर लोग लेबर क्लास है और डेली जाते हैं जिले में एक जगह नहीं कई जगह अब हो गए लेबर चौराहा। जब लेबर चौराहे पे हमारे लोग रुकते हैं तो जैसे ही बड़ी गाड़ी रुकती है, गाड़ी एक रुकती है और 20-50 कूद जाते हैं, साहब हम काम करने जाएंगे, साहब हम काम करने जाएंगे। ऐसी परिस्थिति आजाद भारत में हो गई। यानी हमारी बोली वहां लगाई जाती है और कभी कभी तो हम बिकते ही नहीं जिस दिन, उस दिन फिर वहीं पे सो जाते हैं।
ये कंडीशन बनाई गई आजाद भारत में। अगर 18,000 रुपए महीने मिलेगा तो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो आपको नसीब होगी, मान सम्मान से जिंदगी जी सकते हैं। 60 साल से ऊपर जो क्रॉस कर लेगा उम्र, उसको 3,000 रुपए महीने कंपलसरी पेंशन योजना में मिलेगा। ये इसलिए कह रहा हूं साथियों, बहुत सारे लोग आएंगे तो उनसे भी पूछना पड़ेगा आपको। ये हम लोग 5-5 परिवर्तन यात्रा निकाल के पूरे उत्तर प्रदेश में जागृति ले आ रहे हैं, राजनीतिक चेतना ला रहे हैं कि आपको मिलना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए, आपको नेता से सवाल जवाब करना चाहिए। हमारा समाज सवाल जवाब करना बंद कर दिया, जाति देखते ही खुश होता है और जाति के आधार पर लोग वोट लेते हैं और जाके बीजेपी और कांग्रेस को मदद करते हैं। वही बीजेपी कांग्रेस फिर हमारे पछवाड़े पे लात मारती है। तो साथियों, और उन्होंने बनाया लेबर लॉ में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा आज के बाद बाल मजदूरी नहीं होगी, कोई छोटे 18 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं ले सकता। लेकिन आज भी करोड़ों में बच्चों से काम लिया जाता है, लेकिन वो भी चोरी छुपे से। अगर आप श्रम आयुक्त को, लेबर कमिश्नर को अगर आपने सूचना दे दिया कि यहाँ छोटे बच्चे से काम कराया जाता है, उसके खिलाफ FIR हो जाता है, वो जेल जाता है। तो साथियों, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाया, इसलिए ऐसा होता है। और उन्होंने कहा है बंधुआ मजदूरी नहीं होगी। बंधुआ मजदूरी की वजह से हमारे समाज का पतन हो रहा था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, 8 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं ले सकता। 8 घंटे से ज्यादा काम लेना है तो उससे पहले लेबर से एग्रीमेंट करना होगा। लेबर अगर करना चाहता है तो आप कराओगे, 1 घंटे कराओगे तो 2 घंटे का पैसा देना पड़ेगा। अब 8 घंटे की बजाय 12 घंटे ड्यूटी करना है। 12 घंटे अगर ड्यूटी करेंगे तो साथियों आप सोचिए, आप शहर में जाएंगे काम करने, लेबर चौराहे पे सुबह 8 बजे से 9 बजे आपको पहुंचना पड़ेगा। 8 बजे अगर जाना है तो 2 घंटे पहले तैयार होना पड़ेगा। 6 बजे आप घर से अगर टिफिन लेके निकलते हैं तो इसका मतलब 6 बजे आपका छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आपको देखेंगे नहीं कि हमारा पिताजी कहाँ चले गए। और जब रात को आप 8 बजे छूटोगे, घर 10 बजे रात पहुंचोगे, फिर नन्हे मुन्ने बच्चे खा के सो जाएंगे। यानी कई महीने बाद हो सकता है बच्चे आपको देखे। जब आप छुट्टी लेंगे तब देखें। ऐसी परिस्थिति निर्माण कर रही है सरकार, तो साथियों आपका नुकसान भी कितना करेंगे। एक दिन का 300, महीने का 9,000, साल का 1,08,000, 5 साल का 5,40,000। इतना सरकार आपका एक मजदूरों का नुकसान कर रही है। और क्यों नुकसान कर रही है? तो टाटा, बिड़ला, अंबानी, अडानी ने ऑलरेडी चंदा दिया था बीजेपी को 2014 में 1450 करोड़ दिया और कांग्रेस को 800 करोड़ रुपया दिया। कांग्रेस को क्यों दिया? बीजेपी को इसलिए दिया कि आप सरकार बनाओ, कांग्रेस को इसलिए दिया कि जब ये हमारे विरोध में कानून बनाएंगे तो कांग्रेस को कहा है आपको बोलना नहीं है, विपक्ष में खड़ा नहीं होना है, कानून बनाने देना है। 19 में 3650 करोड़ रुपया दिया पूंजीपतियों ने बीजेपी सरकार को चलाने के लिए, बनाने के लिए, और बीजेपी सरकार बन गई। उसके बाद अभी लेबरों के विरोध में कानून बना लिया। लाखों करोड़ रुपया लेबरों का खून चूसेंगे टाटा, बिड़ला, अंबानी और अडानी। ऐसा उन्होंने नियम कानून बना के हमारे रोजी रोटी रोजगार पे लात मार दिया। लेकिन कोई नेता नहीं बोल रहा था, इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने इन सबका विरोध तो धरातल पे कर रहे हैं, लेकिन ये कानून सदन में बनते हैं साथियों। सदन में भी विरोध करना होगा, तब जाके कानून पे चर्चा पर चर्चा होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा भारतीय संविधान अगर मानव कल्याणकारी कोई योजना उस समय न हो, उसमें उसको बदल के मानव के हित में नया कानून बनाए जाने चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि मानव के विरोध में कानून बनाए जाए। ये बना रहे हैं और कोई भी विपक्ष नहीं बोल रहा है साथियों। इसलिए आप लोगों के साथ सहयोग की जरूरत है और आप लोग साथ सहयोग करोगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय मूल निवासी, जय भीम।